हमारे पैरों के नीचे छिपे हैं उन सभ्यताओं के निशान जिन्हें समय ने भुला दिया, जिन्हें जमीन ने निगल लिया और जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों से मिटा दी गई। लेकिन वो अब भी हैं, पत्थरों में, सुरंगों में, भूल भुलैयों में, इंतजार करते हुए कि कोई फिर से उन्हें खोज निकाले। ये वो जगहें हैं जिन्हें किसी समय मानव ने बनाया, पूजा, त्यागा और फिर खो दिया। आज हम एक रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे, जमीन के नीचे छुपे सबसे विचित्र खोजों की तरफ, जहां हर परत के नीचे छिपी है एक कहानी, एक रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी यात्रा। नंबर 15, द सबटेरेनियन स्टेपवेल्स ऑफ गुजरात। जमीन के नीचे छिपी स्थापत्य की पहेलियां। गुजरात की स्टेपवेल्स जमीन के नीचे खोजी गई सबसे असामान्य स्थापत्य संरचनाओं में से एक है। इन कुओं को स्थानीय रूप से वाव या बाली कहा जाता है और ये केवल जल संचयन के लिए नहीं बल्कि भव्य भूमिगत महलों की तरह डिजाइन किए गए थे। मुख्य रूप से 7वीं से 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित इन स्टेपवेल्स को क्षेत्र में मौसमी मानसून के दौरान पानी एकत्र करने और उसे संचित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि सूखे के मौसम में भी जल की स्थिर आपूर्ति बनी रहे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रानी की वाव। यह पाटन में स्थित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के अधीन किया गया था। इसे रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया था। यह स्टेपवेल 20 मीटर से भी अधिक गहराई तक जाती है और इसकी लंबाई लगभग 65 मीटर है, जिसमें 7 छतों की श्रृंखला है जो 500 से अधिक मूर्तियों से सुसज्जित है। ये नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के देवताओं, दिव्य प्राणियों और ज्यामितीय पैटर्नों को दर्शाती है, जो असाधारण स्तर की कारीगरी को उजागर करती हैं। उतरती हुई सीढ़ियां ग्रामीणों को वर्ष भर विभिन्न जल स्तरों तक पहुंचने में सहायता करती थीं। ये कुएं न केवल आवश्यक ठंडी जगह प्रदान करते थे, बल्कि इनके भीतर का तापमान सतह की तुलना में काफी कम होता था, जिससे ये सामाजिक और सांस्कृतिक एकत्रीकरण स्थल बन जाते थे। जल को अंदर लाने के लिए चैनलों और निस्पंदन प्रणालियों का निर्माण किया जाता था, ताकि वर्षा जल को कुएं में निर्देशित किया जा सके और गाद का जमाव कम किया जा सके। यहाँ पर कार्यात्मक डिजाइन और कलात्मकता का संयोजन इन स्टेपवेल्स को प्राचीन जल प्रबंधन संरचनाओं के बीच विशिष्ट बनाता है। सदियों के दौरान कई स्टेपवेल्स अब उपयोग में नहीं रही। इसके पीछे कारण है बदलते जल प्रबंधन के तरीके और शहरी विस्तार। कुछ कुएं मिट्टी में दब गए, पीढ़ियों तक भूमिगत रहे, जब तक कि 20वीं सदी के सर्वेक्षणों और पुनर्स्थापन परियोजनाओं ने इन्हें फिर से सार्वजनिक दृष्टि में नहीं लाया। रानी की वाव उदाहरण के लिए 1940 के दशक में फिर से खोजी गई, जब वह बाढ़ की तलछट में दबी हुई थी। इस क्षेत्र में दर्जनों अन्य स्टेपवेल्स मौजूद हैं, प्रत्येक में अनूठी रूपरेखा और सजावट है। अहमदाबाद के पास स्थित अडालज स्टेपवेल में अष्टकोणीय प्लेटफॉर्म और इंडो इस्लामिक अलंकरण है, जबकि दादा हरिर वाव हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का संयोजन दर्शाती है। आज इन स्टेपवेल्स का अध्ययन न केवल इनकी शिल्पकला के लिए बल्कि इनके टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए किया जाता है। आधुनिक इंजीनियर भारत के जल संकट वाले क्षेत्रों में इन डिजाइनों का संदर्भ लेते हैं। आगंतुक अक्सर साधारण बाहरी प्रवेश द्वार और भव्य अंदरूनी भाग के बीच के विरोधाभास से प्रभावित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह जानबूझकर किया गया एक प्रभाव है, जो इन स्टेपवेल्स को कार्यात्मक और दृश्यात्मक रूप से चौंकाने वाला बनाता है। नंबर 14, द आइस एज लायन मैन। हिमयुग की कल्पना का पहला प्रमाण लायन मैन आकृति उन सबसे उल्लेखनीय कलाकृतियों में से एक है जो अब तक जमीन के नीचे खोजी गई हैं। इसकी खोज 1939 में जर्मनी की होलनस्टीन स्टैडल गुफा में हुई थी। इसे लगभग 40,000 साल पहले ऊपरी पुरापाषाण काल के दौरान मैमथ के दांत से तराशा गया था। यह आकृति लगभग 31 सेंटीमीटर ऊंची है और यह एक मानवीय शरीर को शेर के सिर के साथ दर्शाती है, एक ऐसा संयोजन जो हिमयुग की अन्य किसी कलाकृति से बिल्कुल अलग है। इसकी खोज ने प्रारंभिक मानव की कल्पना शक्ति और प्रतीकात्मक सोच के बारे में पहले कभी न देखी गई अंतर्दृष्टि दी।
यह आकृति गुफा की गहराई में मिट्टी की परतों में दबी हुई पाई गई थी। प्रारंभिक खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने मिट्टी में बिखरे हुए मैमथ दांत के 200 से अधिक टुकड़े बरामद किए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के कारण इन टुकड़ों को संग्रहित कर लिया गया और वे 1960 के दशक तक लगभग भुला दिए गए। इसके बाद के दशकों में अतिरिक्त टुकड़े खोजे गए जिससे आगे पुनर्निर्माण संभव हुआ। वर्तमान पुनर्निर्माण एक सावधानी पूर्वक तराशी गई आकृति को प्रकट करता है जिसमें लंबे अंग और विस्तृत विशेषताएं वो शामिल हैं, जिनमें विशिष्ट सिंहमुख और सीधी खड़ी मुद्रा भी शामिल है। यह मिश्रित रूप इंगित करता है कि यह शायद आध्यात्मिक या शैमानिक अनुष्ठानों में भूमिका निभाता रहा हो। मानव विज्ञानी इसे इस रूप में व्याख्यायित करते हैं कि यह प्रारंभिक मानवों की ऐसी जीवों की कल्पना करने की क्षमता का प्रमाण है जो प्रकृति में अस्तित्व में नहीं थे। यह अमूर्त सोच का वह रूप है जो उस समय के मानव विकास में पहले कभी सिद्ध नहीं हुआ था। सिंह की छवि का चयन भी महत्वपूर्ण है। गुफा सिंह उस समय यूरोप में शीर्ष शिकारी थे और पौराणिक कला में अक्सर दिखाई देते हैं। मानव शरीर के साथ सिंह का सिर मिलाकर शक्ति, रूपांतरण या किसी रक्षक आत्मा का प्रतीक हो सकता है। पत्थर के औजारों से मैमथ दांत को तराशना श्रम साध्य था और आकृति की समरूपता और विवरण यह दर्शाते हैं कि इसे गहराई से सोच विचार कर योजनाबद्ध रूप से बनाया गया था। अन्य समकालीन वस्तुओं की तुलना में लायन मैन को किसी भी आवासीय क्षेत्र में छोड़ने के बजाय गुफा की गहराई में दफनाया गया था, जो यह इंगित करता है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं बल्कि किसी अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए किया गया होगा। जिस गुफा में यह मिला, होलिनस्टीन, वहां अन्य महत्वपूर्ण हिमयुगीन कलाकृतियां भी मिली हैं, जिनमें पक्षियों की हड्डियों और हाथी दांत से बनी बांसुरियां भी शामिल हैं। ये सभी खोजें एक ऐसे समुदाय की झलक देती हैं जो हजारों साल पहले जटिल सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक गतिविधियों में संलग्न था। यह क्षेत्र अब जर्मनी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है क्योंकि इसने प्रारंभिक मानव रचनात्मकता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक इमेजिंग और विश्लेषण ने और अधिक जानकारियां दी हैं। औजारों के निशानों की सूक्ष्म परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि किस तकनीक से दांत को तराशा गया और अवशेषों के विश्लेषण से यह संकेत मिले हैं कि आकृति पर ओखर या अन्य रंगों का उपयोग किया गया हो सकता है। हालांकि आज कोई निश्चित रंग नहीं बचा है, परंतु यह संभावित है कि आकृति को कभी चित्रित या सजाया गया हो। आज लायन मैन को जर्मनी के एक संग्रहालय में रखा गया है, जहां यह शोधकर्ताओं और आम जनता को समान रूप से आकर्षित करता है। यह आकृति मानव रूपांकन कला के ज्ञात सबसे प्राचीन उदाहरणों में से एक है और यह दर्शाती है कि अनुभव से परे जाकर कल्पना करने की क्षमता प्रारंभिक यूरोपीय आधुनिक मानवों में पहले से ही पूरी तरह विकसित थी। नंबर 13, द लोंगयू केव्स। पत्थरों के नीचे छिपे अदृश्य हाथों के निशान लोंगयू गुफाएं, जो चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित हैं, अब तक की सबसे अद्भुत भूमिगत खोजों में से एक है। इसकी पहली पहचान 1992 में तब हुई जब शियानबेउ गांव के स्थानीय किसानों ने अपने गांव के पास के तालाबों को खाली करना शुरू किया। ये तालाब असल में विशाल हस्तनिर्मित कक्ष निकले जो जमीन की गहराई में फैले हुए थे। कुल मिलाकर 24 अलग अलग कक्ष खोजे गए हैं जो लगभग 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हैं। जो बात शोधकर्ताओं को चकित करती है वह यह है कि इतने बड़े निर्माण कार्य के बावजूद इनके निर्माण का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि इस काम में असाधारण श्रम और योजना की आवश्यकता रही होगी। प्रत्येक गुफा लगभग 30 मीटर गहरी है और उसमें अत्यंत चिकनी दीवारें, समकोणीय कोने और सममित डिजाइन देखे गए हैं। सहायक स्तंभों को पूरी गुफा में समान रूप से रखा गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संरचनात्मक मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए गहन इंजीनियरिंग की गई थी। परंतु इतने विशाल पैमाने के बावजूद कहीं भी कोई ढने या अधूरे काम के संकेत नहीं है, जो यह दर्शाता है कि इन्हें जानबूझकर पूरा किया गया था और शायद बाद में अनुरक्षित भी किया गया हो। इनकी उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है।
पुरातत्वविद सामान्यतः इन्हें चिन्ह या हान वंश के काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी से जोड़ते हैं, जो आसपास मिले कुछ कलाकृतियों और निर्माण तकनीकों पर आधारित है, परंतु इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इनका उद्देश्य भी समान रूप से रहस्यमय है। वस्तुओं, घरेलू चिन्हों या धार्मिक प्रतीकों की अनुपस्थिति यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या ये भंडारण कक्ष थे, आश्रय स्थल या फिर कोई प्रतीकात्मक स्मारक। सदियों तक ये गुफाएं जल से भरी और बंद रहीं, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से अच्छी स्थिति में संरक्षित हो गईं। जब इन्हें सूखा गया तो इनके अंदर कोई शिलालेख, भित्तिचित्र या पुनः उपयोग के संकेत नहीं मिले, जो चीन की अन्य बड़ी भूमिगत संरचनाओं के संदर्भ में असामान्य है। इन गुफाओं की एक विशेषता उनकी सतह पर पाए जाने वाले अत्यंत समान प्रकार के छेनी के निशान हैं। ये निशान इतने नियमित हैं कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनका कोई सौंदर्य शास्त्रीय या प्रतीकात्मक उद्देश्य भी हो सकता है, न कि केवल निर्माण प्रक्रिया का अवशेष। आज ये गुफाएं पर्यटकों के लिए खुली हैं और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुकी हैं। यहाँ पर बहुधा कोई व्यापक पुनर्स्थापन कार्य नहीं किया गया है, जिससे ये अपनी प्राचीन और कच्ची स्थिति में दिखाई देती हैं। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था इन विशाल कक्षों के आकार और शिल्प कौशल को उजागर करती है। लगातार चल रहे अध्ययन, इनकी निर्माण विधियों और इन्हें क्यों छोड़ दिया गया था, इन सवालों के उत्तर खोजने में लगे हुए हैं। सम्राटीय परियोजनाएं जैसे कि ग्रेट वॉल या टेराकोटा आर्मी भले ही दस्तावेजों में विस्तृत रूप से वर्णित हों, परंतु लॉन्गयू गुफाएं एक रहस्य बनी हुई हैं। विशाल, सटीक और फिर भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पूरी तरह अनुपस्थित। इनकी उपस्थिति यह संकेत देती है कि क्षेत्रीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय अब भी जमीन के नीचे छिपे हो सकते हैं और उनके पुनः खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 12, द ट्रंडहोल्म सन चैरियट, कांस्य युग की सुनहरी कल्पना। ट्रुंडहोल्म सन चैरियट एक कांस्य युग की कलाकृति है जिसकी खोज 1902 में डेनमार्क के जीलैंड द्वीप के एक पीट बोग में की गई थी। यह खोज एक कांस्य से बने घोड़े और एक बड़े सोने से मढ़े चक्र से युक्त रथ को सामने लाती है, जो पहियों पर स्थापित है। इसे आकाश में सूर्य की यात्रा के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया गया है। लगभग 1400 ईसा पूर्व की इस कलाकृति ने नॉर्डिक ब्रह्मांडीय सोच और उस समय के सूर्य उपासना के महत्व की एक झलक प्रदान की। शुरुआत में इसे कचरा समझकर एक ओर रख दिया गया था, लेकिन बाद में इसे इसकी असाधारण कलात्मक और धार्मिक महत्ता के कारण पहचाना गया। जांच में यह सामने आया कि यह अत्यंत कुशलता से निर्मित वस्तु है। घोड़ा और चक्र कांस्य से ढाले गए थे, जबकि चक्र को एक ओर से सोने की पतली परत से मढ़ा गया था और दूसरी ओर सामान्य कांस्य रखा गया था। इन विपरीत सतहों की व्याख्या सूर्य की दैनिक यात्रा के रूप में की गई। सुनहरी ओर दिन का प्रतीक और सामान्य कांस्य रात्रि का। यह सूर्य रथ 6 पहियों पर खड़ा है, 3 घोड़े के नीचे और 3 चक्र के नीचे। यह डिजाइन प्रतीकात्मक है, कार्यात्मक नहीं। ये पहिए वास्तव में रथ को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन प्रतीकात्मक गति का सुझाव अवश्य देते हैं। घोड़ा लंबी टांगों और पतले शरीर के साथ अत्यंत शैल्पिक ढंग से बनाया गया है, जो नॉर्डिक कांस्य युग की कला की विशेषता है। घोड़े और चक्र दोनों को खोई हुई मोम की ढलाई और सोने की परत चढ़ाने जैसी उन्नत धातु निर्माण तकनीकों से बनाया गया था, जो उस समय के धातु विज्ञान में महारथ को दर्शाता है। विद्वानों का मानना है कि यह कलाकृति उस ब्रह्मांडीय विश्वास को दर्शाती है जिसमें सूर्य को एक दिव्य घोड़े या रथ द्वारा आकाश में खींचा जाता था। यह यूरोपीय प्राचीन संस्कृतियों में साझा प्रतीकात्मक विषयों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। आश्चर्यजनक रूप से यह वस्तु पीट बोग के अनऑक्सीजनेटेड वातावरण के कारण बहुत ही अच्छी स्थिति में संरक्षित रही। यह नमी और ऑक्सीजन की कमी ने किसी भी प्रकार के क्षरण को रोका, जिससे ढलाई और मढ़ाई की बारीकियां 3000 वर्षों से अधिक समय तक भी स्पष्ट बनी रहीं। इसकी खोज के बाद संरक्षण प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि इसे बिना किसी पुनर्निर्माण के प्रदर्शित किया जाए। यह खोज नॉर्डिक कांस्य युग
समाजों की धार्मिक और अनुष्ठानिक परंपराओं की भी झलक देती है। इतनी बारीकी से तैयार की गई वस्तु का दलदल में जानबूझकर विसर्जन यह संकेत करता है कि यह किसी अनुष्ठानिक भेंट के रूप में किया गया होगा, संभवतः सूर्य की निरंतर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए या मौसमी परिवर्तन को चिह्नित करने के लिए। इस प्रकार के बोग बलिदान उत्तरी यूरोप में अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, जहां हथियारों, औजारों और यहां तक कि संपूर्ण नौकाओं को भी दलदलों में देवताओं को समर्पित करने हेतु छोड़ा जाता था। ट्रुंडहोल्म रथ की छवि आज भी कांस्य युग के धार्मिक विश्वासों और ब्रह्मांडीय कल्पनाओं की आधुनिक व्याख्याओं को प्रेरित करती है। यह एक ऐसा ठोस कड़ी है जो लिखित इतिहास के पहले की मान्यताओं को स्पष्ट करती है। यह कलाकृति दर्शाती है कि कैसे प्राचीन लोग अपने आसपास की प्राकृतिक शक्तियों को समझने और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास करते थे, और कैसे सूर्य जैसी आकाशीय घटनाओं को कला में ढालकर कालातीत बना दिया गया। यह कलाकृति 3000 वर्षों से अधिक पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही प्रभावशाली और प्रेरणादायक है जितनी शायद उस दिन थी जब इसे पहली बार किसी भक्त ने पृथ्वी की गोद में समर्पित किया था। नंबर 11, द केव फोर्ट्रेस ऑफ वर्जिया। चट्टानों के भीतर बसी अदृश्य नगरी वर्दजिया का गुफा दुर्ग और मठ परिसर दक्षिण जॉर्जिया के ओरेशी पर्वत की चट्टानों में सीधे खुदा हुआ है, जो मकवारी नदी की ओर देखता है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में जॉर्जिया की सबसे प्रतिष्ठित शासक रानी तमर के शासनकाल के दौरान हुआ था। वर्दजिया मध्यकालीन जॉर्जियाई राज्य की रक्षा और स्थापत्य बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अन्य दुर्गों के विपरीत जो जमीन के ऊपर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, वर्दजिया की रक्षात्मक शक्ति उसके छिपे होने में निहित थी। एक ऐसा संपूर्ण नगर जो चट्टानों के भीतर छिपा हुआ था। यह परिसर लगभग 500 मीटर लंबी चट्टान की सतह पर फैला हुआ है और मूल रूप से इसमें 3000 से अधिक कक्ष और 13 से अधिक स्तर थे। हालांकि भूकंपों और क्षरण के कारण इनमें से कई अब नष्ट हो चुके हैं। अब भी लगभग 600 कक्ष, 25 वाइन सेलर और कई प्रार्थना कक्ष संरक्षित हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह पूरा परिसर एक भूमिगत नगरी की तरह योजनाबद्ध था। संकरे सुरंगें निवास कक्षों, भंडारण क्षेत्रों और रक्षात्मक बिंदुओं को आपस में जोड़ती थी, जिससे घेराबंदी के दौरान भी लोग सुरक्षित रूप से पूरे परिसर में आ जा सकते थे। वर्दजिया का केंद्र बिंदु है चर्च ऑफ द डॉर्मिशन, जो अब भी अपने 12वीं शताब्दी के भित्तिचित्रों को संजोए हुए है। इनमें रानी तमर और उनके पिता राजा जॉर्ज तृतीय के चित्र भी शामिल हैं। यह चर्च पूरी तरह चट्टान के भीतर ही तराशा गया है, जिसमें ऊंची छतें हैं, और चित्रकारी इस कदर सुरक्षित है क्योंकि स्थिर भूमिगत वातावरण ने इनकी रक्षा की है। ये चित्र मध्यकालीन जॉर्जियाई कला के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से माने जाते हैं, जिनमें धार्मिक दृश्य और राजशाही छवियां दर्शाई गई हैं। साधारण दृष्टि से छिपा हुआ यह दुर्ग हजारों भिक्षुओं, सैनिकों और नागरिकों को अपेक्षाकृत सुरक्षित आश्रय देने में सक्षम था। इस परिसर में एक उन्नत जल आपूर्ति प्रणाली भी थी, जिसमें मिट्टी के पाइपों द्वारा वसंत जल को सिस्टर्नों तक लाया जाता था। समय के साथ यह एक सैन्य किले से एक धार्मिक केंद्र में परिवर्तित हो गया, यहां तक कि 1283 में आए एक विनाशकारी भूकंप में इस नगर का बड़ा भाग गिर जाने के बाद भी यहां मठ सक्रिय रहा। भिक्षु बची हुई गुफाओं में निवास करते रहे, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते रहे और भित्तिचित्रों तथा पांडुलिपियों की रक्षा करते रहे। आज यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जॉर्जिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। आगंतुक परिसर के कुछ हिस्सों को देख सकते हैं, संकरे सीढ़ियों और सुरंगों के माध्यम से चल सकते हैं, जो इस छिपे हुए नगर के विशाल आकार और वास्तुकला को दर्शाते हैं। वर्दजिया दुनिया के अन्य गुफा नगरों के बीच विशिष्ट रूप से खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ डिजाइन, कार्य और विरासत तीनों का अद्भुत संतुलन है। यहाँ की छिपी हुई गुफाएं और अवसंरचनाएं यह दर्शाती हैं कि कैसे एक समाज ने धार्मिक आस्था और सैन्य रणनीति दोनों के लिए चट्टानों को ढाल लिया। यह स्थल जॉर्जिया के मध्यकालीन स्वर्ण युग का प्रतीक है,
और आज भी यह पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को रेशम मार्ग के कठोर कॉक्सस गलियारे में जीवन की झलक देता है। नंबर 10, द हाइपोजियम एट बायाई। विलासिता, रहस्य और चुपचाप सुलगती ज्वालामुखी के नीचे का रोमन स्वर्ग बाय का हाइपोजियम। प्राचीन रोमन रिसोर्ट नगर बाय के नीचे फैले एक विशाल परिसर का हिस्सा है। यह नगर नेपल्स की खाड़ी के किनारे स्थित था और प्राचीन काल में रोम के संभ्रांत वर्ग के लिए एक भव्य तटीय विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ की भव्य विला, गर्म जल स्नानागार और शाही उद्यान इसे रोमन साम्राज्य के विलासिता के चरम का प्रतीक बनाते थे। लेकिन इसके खंडहरों के नीचे जो छिपा है वह और भी असाधारण है। भूमिगत गलियारों, कक्षों और थर्मल स्नान घरों का एक जाल जिसे यहाँ के ज्वालामुखीय भूगोल का लाभ उठाकर तैयार किया गया था। रोमनों ने इस क्षेत्र की प्राकृतिक ऊष्मा को अपनी वास्तुकला में अत्यंत चतुराई से समाहित किया। मुलायम ज्वालामुखीय चट्टान को काटकर भूमिगत स्थानों का निर्माण किया जिन्हें हाइपोजिया कहा गया। ये कक्ष स्नान परिसर, धार्मिक मंदिरों और रहस्यमय ऑरेकल स्थलों के रूप में कार्य करते थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मरकरी का मंदिर, एक विशाल गुंबदाकार स्नान कक्ष जिसकी रचना पैंथियन से भी पहले की गई थी और यह भूमिगत विशाल गुंबदों के निर्माण में रोमन इंजीनियरिंग की प्रगति को दर्शाता है। कुछ क्षेत्र चिकित्सकीय स्नान के लिए डिजाइन किए गए थे, जहां गर्म जल और भाप सीधे ज्वालामुखी वेंट से आता था। अन्य भागों में सुंदर मोजाइक और भित्तिचित्र हैं जो यह सुझाव देते हैं कि इनका उपयोग शाही और कुलीन वर्ग के निजी उपयोग के लिए किया जाता था। ये भूमिगत स्थल रहस्यमय संप्रदायों और गूढ़ अनुष्ठानों के लिए भी उपयुक्त स्थान थे, जो रोमन गणराज्य और साम्राज्य के दौरान आम हो चले थे। रोमनों का विश्वास था कि बाएं की जलधाराओं में उपचार शक्तियां हैं और यह नगर न केवल विलासिता बल्कि स्वास्थ्य लाभ के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बन गया था। भूमिगत संरचनाओं ने नियंत्रित तापमान और गोपनीयता प्रदान की, जिससे यह रोमन अभिजनों के लिए और भी आकर्षक बन गया। सदियों के दौरान समुद्री जलस्तर में वृद्धि और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण नगर का बड़ा भाग राख और पानी की परतों के नीचे दब गया। आज प्राचीन नगर का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, जिसमें विला और गलियां समुद्र के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन हाइपोजियम अब भी भूमि पर स्थित है और रोमन भूमिगत स्थापत्य का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करता है। आधुनिक अध्ययन भूगर्भ शास्त्र और पुरातत्व दोनों में योगदान देते हैं। हाइपोजियम की दीवारों पर जमे खनिज और निर्माण तकनीकों के विश्लेषण से शोधकर्ताओं को रोमन निर्माण कला और क्षेत्र की भूगर्भीय गतिशीलता को समझने में सहायता मिलती है। संरक्षण की चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि उच्च आर्द्रता और सक्रिय ज्वालामुखीय गतिविधियां संरचना के लिए खतरा है। लेकिन बहाल करने के प्रयास जारी हैं ताकि इसे अधिक सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया जा सके। बाएं का हाइपोजियम भूमिगत डिजाइन का एक अद्वितीय उदाहरण है, एक ऐसा संगम जिसमें भूगर्भ, विलासिता और वास्तुकला एक साथ आते हैं। यह प्राचीन विश्व के सबसे ऐश्वर्यशाली नगरों में से एक के नीचे छिपा वह पक्ष है जो आज भी रोमनों के ज्वालामुखी तल के वैभवशाली जीवन की झलक देता है। इसकी पुनः खोज हमारे लिए रोमन इंजीनियरिंग की गहराई में एक दुर्लभ खिड़की खोलती है और यह दर्शाती है कि भव्यता केवल जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी रची गई थी। नंबर 9, द मस्ट फार्म, वुडन व्हील, जल और आग में दबा कांस्य युग का चमत्कार। 2016 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में स्थित मस्ट फार्म नामक स्थल पर पुरातत्वविदों ने एक अद्भुत रूप से संरक्षित लकड़ी का पहिया खोजा जो लगभग 3000 साल पुराना है और कांस्य युग के अंतिम काल का है। यह पहिया लगभग 1 मीटर व्यास का है और यह ब्रिटेन में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल कांस्य युगीन पहिया माना जाता है। इसे एक प्राचीन नदी के किनारे पानी में डूबे तलछट में दबा हुआ पाया गया, जो आज के संदर्भ में ब्रिटेन का पोम्पेई कहा जाता है, क्योंकि वहां से प्राप्त अवशेष इतने बेहतरीन स्थिति में संरक्षित थे। खुदाई के दौरान वहां एक नदी के ऊपर लकड़ी के खंभों पर बने एक छोटे से बसेरे के अवशेष मिले, जिसे जलाशय में बने घरों की बस्ती के रूप में देखा गया। लगभग 800 ईसा पूर्व
यह बस्ती आग में घिर गई और पूरा ढांचा जलकर पानी में गिर गया, जिससे कीचड़ और सिल्ट ने पूरे क्षेत्र को तुरंत ढक लिया। इस आग और पानी के अद्वितीय संयोजन ने वहां मौजूद जैविक सामग्री को ऐसी अवस्था में संरक्षित कर दिया जो सामान्यतः समय के साथ सड़ जाती। पहिए के साथ साथ वहां लकड़ी के फर्श, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार घरों के अवशेष और यहां तक कि भोज्य पदार्थ और वस्त्र भी संरक्षित मिले। यह पहिया ओक की लकड़ी से बना हुआ था, जिसके तख्तों को सावधानी से आकार देकर एक साथ जोड़ा गया था और केंद्र में एक हब स्पष्ट था जहां धुरी लगी होती। यह पहिया संभवतः एक घोड़े से खींचने वाली गाड़ी का हिस्सा था, जो उस समय के परिवहन और व्यापार के लिए तकनीकी उन्नति का प्रमाण है। इससे पहले ब्रिटिश द्वीपों में इस अवधि के पहियों के केवल छोटे छोटे हिस्से ही मिले थे। इस पहिए का सुरक्षित रहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर लकड़ी से बनी वस्तुएं पुरातात्विक स्थल पर इतनी देर तक नहीं टिकती। मस्ट फार्म जैसे जलमग्न स्थल ने न केवल पहिए बल्कि लकड़ी की दीवारों, खंभों, लकड़ी के पुलों और यहां तक कि घरेलू वस्तुओं जैसे कटोरे, कपड़े और रस्सियों को भी पूर्णतः सुरक्षित रखा। इन खोजों के विश्लेषण से न केवल कांस्य युग की कारीगरी का पता चलता है, बल्कि उस समय के आहार, जीवन शैली और रहन सहन की भी बारीक जानकारी मिलती है। इस खोज ने यह भी दिखाया कि जलाशय क्षेत्रों में रहने वाले लोग तकनीकी रूप से जितने उन्नत थे उतना पहले नहीं समझा गया था। यह बस्ती संभवतः केवल 1 वर्ष तक बसी थी और फिर किसी भीषण आग में नष्ट हो गई थी, लेकिन उसका जल में गिरना ही उन सब अवशेषों को सुरक्षित रखने का कारण बन गया। मस्ट फार्म की यह खोज कांस्य युगीन गतिशीलता, जीवन और आवास पैटर्न को समझने में क्रांतिकारी साबित हुई। इसने यह भी दिखाया कि ब्रिटेन के इन दलदली क्षेत्रों में रहने वाले लोग किसी बाहरी दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि व्यापार और विचारों के व्यापक नेटवर्क से जुड़े हुए थे जो उन्हें नवाचार की दिशा में ले जा रहे थे। नंबर 8, द चिन ब्रॉन्ज चैरियट्स, मृत्यु के बाद की शाही सवारी। प्रसिद्ध टेराकोटा आर्मी के समीप स्थित शियान, चीन में पुरातत्वविदों ने 2 अत्यंत सूक्ष्मता से निर्मित कांस्य रथों की खोज की, जो प्राचीन विश्व की सबसे जटिल धातु कलाकृतियों में गिने जाते हैं। इनका अनावरण 1980 में चीन के पहले सम्राट किनशी हुआंग की समाधि के पास की खुदाई के दौरान हुआ था। ये अर्ध आकार के रथ अलग अलग गड्ढों में दफनाए गए थे और इस भव्य समाधि परिसर के एक भाग के रूप में रखे गए थे। प्रत्येक रथ मुख्यतः कांस्य से ढला हुआ था और सोने चांदी की सजावटों से अलंकृत था, जो उस युग की अद्भुत धातुकला को दर्शाता है। ये रथ लगभग 3.5 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े थे, ऊंचे हैं। इन्हें सैकड़ों अलग अलग पुर्जों से जोड़ा गया था, जैसे पहिए, धुरियां, जुए और अन्य जोड़ने वाले हिस्से। इनकी बारीकी का स्तर इतना है कि यहां तक कि रस्सियों, बकल्स और घोड़ों के हाव भाव को भी यथार्थता से उकेरा गया है। दोनों रथों की डिजाइन और उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न है। पहला रथ, जिसे अक्सर उच्च रथ कहा जाता है, एक बड़े छत्र जैसी छाया से ढका होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सम्राट की निरीक्षण यात्राओं या दैनिक आवागमन के लिए था। दूसरा रथ, जिसे निम्न रथ कहा जाता है, पूरी तरह से बंद होता है और यह शाही या राज्यीय अवसरों के दौरान संरक्षित यात्रा के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। ये रथ उस समय के परिवहन और सैन्य प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इनकी संरचना चक्कों की प्रवर्तक डिजाइन, घुमावदार डैशबोर्ड और सस्पेंशन जैसे तत्वों को प्रदर्शित करती है और साथ ही यह भी बताती है कि इनका प्रतीकात्मक उपयोग भी था। इन कलाकृतियों का संरक्षण वहां की मिट्टी की विशेषताओं के कारण संभव हुआ, जो कांस्य को 2000 वर्षों से भी अधिक समय तक क्षरण से बचाए रखने में सक्षम रही। आज ये रथ किनशी हुआंग समाधि संग्रहालय में प्रदर्शित है, जहां इन्हें प्राचीन चीनी धातुकला की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में देखा जाता है। टेराकोटा सैनिकों की पंक्तियों के साथ ये कांस्य रथ यह दर्शाते हैं कि सम्राट के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया में भी वही वैभव और सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी जो उसे जीवन में प्राप्त थी।
पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए ये रथ एक अमूल्य कड़ी है जो किन राजवंश की रस्मों, तकनीकी प्रगति और मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणाओं को जोड़ती है। ये यह दर्शाते हैं कि सम्राट के लिए केवल सैनिकों की प्रतिमाएं पर्याप्त नहीं थीं, बल्कि उन्हें उसी यथार्थवादी और सम्मानजनक सवारी की भी आवश्यकता थी जो उन्होंने जीवित रहते उपयोग की थी। नंबर 7, द कॉपर स्क्रोल ट्रेजर मैप। मृत सागर की चुपचाप गूंजती सबसे रहस्यमयी दस्तावेज प्रसिद्ध डेड सी स्क्रॉल्स के बीच खोजे गए दस्तावेजों में से एक ऐसा स्क्रॉल था जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। वह पूरी तरह से तांबे से बना हुआ था, न कि पार्चमेंट या पेपायरस से। 1952 में कुमरान के पास स्थित गुफा नंबर 3 में यह स्क्रॉल खोजा गया और इसकी असामान्य सामग्री और विषय वस्तु के कारण यह तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। यह एक खजाने का नक्शा प्रतीत होता है जिसमें 60 स्थानों पर छिपाए गए सोने और चांदी के भंडारों का विवरण दिया गया है। इस स्क्रॉल के विवरण इतने विशेष और संख्यात्मक थे कि यह अन्य धार्मिक और साहित्यिक स्क्रॉल्स से बिल्कुल भिन्न था। डेड सी स्क्रॉल्स में जहां आमतौर पर बाइबलिक ग्रंथ, स्तुति गीत और समुदाय के नियम मिलते हैं, वहां यह कॉपर स्क्रॉल पूर्णतः व्यावहारिक भाषा में लिखा गया है। इसमें भारी मात्रा में सोने और चांदी की गणनाएं दर्ज हैं, जिनके स्थानों को खेतों, छज्जों और आंगनों के भीतर छिपाया बताया गया है। इसकी भाषा में धार्मिक तत्वों की अनुपस्थिति और केवल ठोस भौगोलिक विवरणों की उपस्थिति ने विद्वानों को भ्रम में डाल दिया कि यह वास्तव में वास्तविक खजाने का रिकॉर्ड है या कोई प्रतीकात्मक या अनुष्ठानिक पाठ। यह स्क्रॉल तांबे की पतली चादरों से बना था जिसमें लगभग 1% टिन मिश्रित था। यह इतने वर्षों तक सड़ी गली अवस्था में कसकर लिपटा हुआ रहा कि इसे खोले बिना पढ़ना असंभव था। 1955 में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एक विशेष आरी से सावधानी पूर्वक काटकर पट्टियों में विभाजित किया गया, जिससे विद्वान इसकी इबारत को पढ़ सके। इसके विश्लेषण में एक अद्वितीय हिब्रू शैली सामने आई जिसमें कई स्थान और शब्द ऐसे थे जो अन्य प्राचीन स्रोतों में नहीं मिलते। इस खजाने की उत्पत्ति पर कई परिकल्पनाएं हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह यरूशलेम के मंदिर के खजाने का दस्तावेज हो सकता है, जिसे पहले यहूदी रोमन युद्ध के दौरान छिपाया गया था ताकि यह रोमनों के हाथ न लगे। अन्य लोग इसे कुमरान समुदाय से जोड़ते हैं, जिनका मानना है कि उन्होंने यह संपत्ति भविष्य के लिए सुरक्षित रख दी थी, जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इन संख्याओं पर संदेह करते हैं। उनके अनुसार कुछ स्थानों पर दर्ज टन में मापी गई धातुओं की मात्रा उस युग के लिए अवास्तविक लगती है और संभवतः यह प्रतीकात्मक या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है। कई खोज प्रयासों के बावजूद आज तक स्क्रॉल में उल्लिखित किसी भी खजाने का पता नहीं चल पाया है, और इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अधिकांश स्थानों के नाम या तो आधुनिक संदर्भ में अज्ञात हैं या फिर इतने सामान्य जैसे सीढ़ियों के नीचे की घाटी में कि उन्हें आज की भौगोलिक संरचना में चिन्हित करना लगभग असंभव है। आज यह स्क्रॉल अम्मान जॉर्डन के जॉर्डन म्यूजियम में संरक्षित है। यह डेड सी स्क्रॉल संग्रह का सबसे रहस्यमय और अनोखा दस्तावेज माना जाता है और यह पुरातत्व, इतिहास और खजाने की खोज तीनों क्षेत्रों के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे यह प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, यह यहूदिया की उस जटिल धार्मिक और आर्थिक दुनिया की एक दुर्लभ झलक देता है जो दूसरे मंदिर के विनाश के आसपास के युग में विद्यमान थी। नंबर 6, द चवीन लंजोन मोनोलिथ। धरती के गर्भ में छुपा एक देवता, पत्थर की जड़ में बंद ब्रह्मांड, पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित प्राचीन चाविन दीहवांटार धार्मिक केंद्र के नीचे की सुरंगों में एक विशाल ग्रेनाइट की मूर्ति छिपी हुई है जिसे लैंजोन मोनोलिथ कहा जाता है। यह लगभग 900 ईसा पूर्व की एक केंद्रीय मूर्ति है जो चाविन संस्कृति की आत्मा मानी जाती है, एक ऐसा समाज जिसने इंका साम्राज्य के बहुत पहले ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त की थी। यह 4.5 मीटर ऊंचा पत्थर भूमिगत गलियारों के चक्रव्यूह के भीतर स्थित है और इसके स्थान की बनावट दर्शाती है
कि यह पूरे परिसर का आध्यात्मिक और स्थापत्य केंद्र था। लैंजॉन, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है भाला या तीर, को क्रूसीफॉर्म आकृति में तराशा गया है और यह एक ऐसे देवता को दर्शाता है जो मानवीय और पशुवत गुणों को मिलाकर बना है। उसके नुकीले दांत, पंजे और बालों की जगह सांपों जैसी आकृतियां उसे एक भयावह मगर दैवी सत्ता का प्रतीक बनाती हैं। इसका शरीर एक चक्राकार मुद्रा में मुड़ता हुआ प्रतीत होता है, जो चाविन कला की विशिष्ट शैली है। इसमें जंगली बिल्ली, मगरमच्छ और शिकारी पक्षियों के लक्षण पाए जाते हैं, जो एंडियन मिथक में बेहद शक्तिशाली जीव माने जाते थे और प्रकृति तथा आत्मा की सीमाओं को पार करने वाले दिव्य रूपों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन संकरे भूमिगत मार्गों की रचना शायद इस उद्देश्य से की गई थी कि दर्शक अंदर जाते समय धीरे धीरे भ्रमित हों। अंधेरे और प्रतिध्वनियों के बीच जब वे अंततः लैंजॉन के सम्मुख पहुंचे तो वह क्षण उन्हें आध्यात्मिक झटका दे। यह मोनोलिथ कई गलियारों के संगम स्थल पर स्थित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर इस तरह से स्थापित किया गया कि उसे अलग अलग कोणों से देखा जा सके। यह चाविन धार्मिक अनुष्ठानों की केंद्रीय भूमिका को प्रकट करता है। यह पूरा शिलाखंड एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है और मंदिर की नींव में बिल्कुल सटीक ढंग से फिट किया गया है। इसकी सतहों पर दोहरे चेहरों की आकृतियां, मिश्रित प्राणी और प्रतीकात्मक नक्काशियां उकेरी गई हैं, जो चाविन की आध्यात्मिक परंपरा में परिवर्तन और दोहरीता को दर्शाती हैं। विद्वानों की माने तो यह आकृति शमन परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्ति ध्यान या नशा जैसी अवस्था में पशु रूपों में रूपांतरित होकर अलग अलग लोकों में यात्रा करता है। खुदाई के दौरान यहाँ कई और भूमिगत संरचनाएं भी मिली हैं, जिनमें ध्वनि प्रवर्धन करने वाले गलियारे और जल निकासी की नहरें शामिल हैं, जो यह संकेत देते हैं कि अनुष्ठानों के दौरान ध्वनि और जल का उपयोग किया जाता था ताकि आध्यात्मिक प्रभाव और गहन हो। आज लैंजॉन को एक सुरक्षित मंदिर परिसर के भीतर संरक्षित किया गया है और यह पूर्व इंका धार्मिक परंपराओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक माना जाता है। इसकी मौजूदगी विश्वासों की एक ऐसी दुनिया को प्रकट करती है जो लिखित इतिहास से पहले की है, जहां देवता मानव और पशु के बीच कहीं स्थित थे और पत्थरों में गढ़कर ब्रह्मांड के रहस्यों की चुपचाप रक्षा करते थे। नंबर 5, द सट्टन हू बुराई, शिप ट्रेजर्स। धूल में दबा एंग्लो सैक्सन वैभव का जहाज 1939 में ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ से पहले इंग्लैंड के सफॉक क्षेत्र में एक घास से ढके टीले के नीचे से ब्रिटेन की सबसे असाधारण पुरातात्विक खोजों में से एक सामने आई। सटन हू का जहाज समाधि। इस खोज ने 7वीं सदी के एंग्लो सैक्सन शाही समाधि कक्ष को उजागर किया, जिसमें चौंका देने वाले खजाने, हथियार और शाही वस्तुएं शामिल थीं, जो 1300 वर्षों से जमीन के नीचे छिपी थीं। इसने मध्यकालीन इंग्लैंड की उस छवि को पूरी तरह बदल दिया जिसमें उसे अंधकार युग कहा जाता था, और यह साबित किया कि यह समय कला, वैभव और जटिल सामाजिक संरचना से परिपूर्ण था। यह समाधि स्थल डेबन नदी के किनारे स्थित कई टीलों का समूह है। सबसे बड़े टीले की खुदाई में 27 मीटर लंबे लकड़ी के जहाज की धुंधली रूपरेखा मिली। लकड़ी तो सड़ चुकी थी, लेकिन लोहे के रिवेट मिट्टी में अपनी मूल स्थिति में सुरक्षित थे, जिससे जहाज की आकृति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। जहाज के मध्य में एक लकड़ी का कक्ष था जो बेजोड़ कारीगरी वाली वस्तुओं से भरा था। सबसे प्रतिष्ठित वस्तु थी सटन हू का हेलमेट, एंग्लो सैक्सन धातुकला की एक अद्वितीय कृति। यह लौह धातु से बना हुआ था, टिन से मढ़े कांस्य पैनलों से ढंका था और इसमें योद्धाओं, जानवरों और पौराणिक जीवों की जटिल जालीदार नक्काशी थी। इसके चेहरे का प्लेट विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें मूंछों और भौहों को पंखों के रूप में तराशा गया है, और यह आज ब्रिटेन की सबसे पहचानी जाने वाली ऐतिहासिक वस्तुओं में से एक है। समाधि कक्ष में अन्य भी अत्यंत परिष्कृत वस्तुएं मिली। एक शाही ढाल, 400 ग्राम से अधिक वजनी सोने की पेटी की बक्सुआ, जटिल डिजाइन वाली तलवार, कीमती रत्नों से जड़े कांधे के ताले। इसके अलावा बाइजेंटाइन साम्राज्य से आई चांदी की कटोरियां, पीने के सींग, एक वीणा और
मेरिविंगियन फ्रांस से आए सोने के सिक्के भी मिले, जो इंग्लैंड के उन दिनों के यूरोप के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। वहां दफन व्यक्ति की पहचान आज भी विवाद का विषय है। कई विद्वानों का अनुमान है कि वह ईस्ट एंग्लिया के राजा रेडवॉल्ड हो सकते हैं, जिनकी मृत्यु लगभग 624 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि तिथि और समाधि की भव्यता से यही संकेत मिलता है। हालांकि कोई भी मानव अवशेष नहीं मिला। संभवतः जमीन की अम्लीय प्रकृति के कारण जैविक तत्व नष्ट हो गए। इस खोज ने एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की कला और संस्कृति की समझ को नया आयाम दिया। सोने की नक्काशी में एनामलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग स्पष्ट रूप से देखा गया, और इस संग्रह में ईसाई और पैगन दोनों प्रकार के प्रतीकों की उपस्थिति थी। यह जहाज समाधि स्कैंडिनेवियाई परंपराओं की याद दिलाती है, जो इंग्लैंड और उत्तरी समुद्र के पार के क्षेत्रों के बीच की सांस्कृतिक कड़ियों को प्रकट करती है। आज सटन हू स्थल को नेशनल ट्रस्ट द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ निरंतर शोध जारी है, जिनमें अवशेषों का विश्लेषण, औजारों के निशान और सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन शामिल हैं, जो मध्यकालीन जीवन, कारीगरी और समाधि परंपराओं को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। नंबर 4, द एंशिएंट एनाटोलियन फिगुरिन्स। मिट्टी में गढ़ी गई मातृत्व और उपज की देवी अनातोलिया के नवपाषाण कालीन स्थलों, विशेष रूप से चातलहोयुक और हेलार से पुरातत्वविदों को कई ऐसी छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जो स्थूलकाय महिला आकृतियों को बैठी हुई या लेटी हुई मुद्रा में दर्शाती हैं। इन्हें अक्सर मदर गॉडेस फिग्यूराइन्स कहा जाता है। ये मूर्तियां घरों के फर्शों के नीचे, भंडार कक्षों और कचरे के गड्ढों में दबी हुई पाई गई, जिनकी तिथि 6500 से 5500 ईसा पूर्व के बीच की है। ये मूर्तियां प्रारंभिक कृषि समाजों की प्रतीकात्मक और धार्मिक परंपराओं की झलक देती हैं। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति चातलहोयुक से मिली है, जिसमें एक भारी भरकम महिला आकृति को 2 सिंहों के बीच बैठे हुए दिखाया गया है। इस मूर्ति को मिट्टी से गढ़ा गया है और इसे बारीकी से तराशा गया है, जिसमें चौड़े कूल्हे, लटकते स्तन और उभरा हुआ पेट प्रमुख हैं। यह प्रतिनिधित्व आमतौर पर उर्वरता और प्रजनन क्षमता के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। चातलहोयुक की खुदाई सबसे पहले 1960 के दशक में जेम्स मिलार्ड के नेतृत्व में शुरू हुई थी, और बाद में इयान हॉदर की टीम ने इसे आगे बढ़ाया। इन खुदाइयों में सैकड़ों ऐसी मूर्तियां मिली हैं, जिनकी आकृति और बनावट में विविधता है। लोकप्रिय व्याख्याओं में इन्हें देवी माना गया है, परंतु आधुनिक विद्वानों का मत अधिक जटिल है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये मूर्तियां एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती थीं, जैसे कि घरेलू ताबीज, शिक्षण उपकरण या पूर्वजों की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं, न कि आधुनिक अर्थों में पूज्य देवियां। इन मूर्तियों की अत्यधिक रूप सज्जा, विशेषकर उनके बड़े कूल्हे, जांघें और पेट, इस ओर इशारा करती हैं कि वे प्रजनन और पोषण जैसे विषयों से संबंधित थीं। कृषि आधारित समाजों में सफल संतानोत्पत्ति और खाद्य सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक थी, इसलिए इन प्रतीकों का सांस्कृतिक महत्व गहरा था। इनके साथ दर्शाए गए जानवर जैसे सिंह या बैल पालतू पशुओं के साथ संबंध को भी दर्शाते हैं, जो उस समय की जीवन शैली में महत्वपूर्ण थे। कुछ मूर्तियां जानबूझकर तोड़ी गई अवस्था में मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उपयोग के बाद इन्हें अनुष्ठानिक रूप से निष्क्रिय किया जाता था। यह प्रथा अन्य प्रागैतिहासिक संदर्भों में भी देखी गई है। शिल्प दृष्टि से ये मूर्तियां हमें प्रारंभिक तकनीकी ज्ञान की भी जानकारी देती है। इन्हें स्थानीय मिट्टी या मुलायम पत्थर से हाथ से गढ़ा गया था, बिना किसी सांचे के, और कभी-कभी इन्हें साधारण चूल्हों में पकाया जाता था। इनकी संख्या और टिकाऊ बनावट यह दर्शाती है कि ये सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और शायद समुदायों के बीच अदल बदल या यात्रा के माध्यम से फैली। आज भी ये मूर्तियां शोधकर्ताओं और आम जनता को आकर्षित करती हैं, केवल इनके रूप के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये यह बताती हैं कि प्रारंभिक मानव जीवन प्रजनन और प्रकृति के साथ अपने संबंध को कैसे प्रतीकों और रूपों में गढ़ता था।
इनका घरों के नीचे मिलना यह सिद्ध करता है कि घरेलू स्थान और आध्यात्मिक विश्वासों के बीच गहरा संबंध था और प्रारंभिक कृषक समाजों की धार्मिकता और दैनिक जीवन एक दूसरे से जुदा नहीं थे। नंबर 3, द वीनस ऑफ होलफेल्स, मानव कल्पना की सबसे पहली मूर्ति। होलफेल्स की वीनस उन सबसे उल्लेखनीय कलाकृतियों में से एक है जो अब तक जमीन के नीचे खोजी गई हैं और जो प्रारंभिक प्रतीकात्मक व्यवहार और मानव शरीर के चित्रण की समझ में अनमोल झलक प्रदान करती है। इसकी खोज 2008 में दक्षिण पश्चिमी जर्मनी की होलफेल्स गुफा में की गई थी और यह लगभग 35,000 से 40,000 साल पुरानी है, जिससे यह अब तक की ज्ञात सबसे प्राचीन मानवाकृति मूर्तियों में से एक बन जाती है। यह मूर्ति मैमथ के दांत से तराशी गई है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 सेंटीमीटर है, परंतु इसकी विशेषताएं अत्यंत सशक्त हैं। इसमें अत्यधिक उभरे हुए स्तन, प्रमुख पेट और विस्तृत जन्नांगों का चित्रण है। ये विशेषताएं उर्वरता और प्रजनन से जुड़े प्रतीकों पर जोर देती हैं। वे विषय जो बाद की यूरोपीय वीनस मूर्तियों में भी प्रमुख रूप से दिखते हैं, हालांकि यह उन सभी में सबसे पुरानी है। अन्य वीनस मूर्तियों की तरह होलफेल्स की वीनस में सिर की जगह नहीं है। उसकी बजाय एक उभरी हुई लूप नजर आती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इसे किसी धागे में पहनने के लिए लटकाया जाता था या यह कोई ताबीज हो सकती थी। यह मूर्ति गुफा की गहराई में तलछट की परतों में दबी हुई मिली थी। उसके पास पत्थर के औजार और हाथी दांत की अन्य वस्तुएं भी मिली जो ओरिग्नेशियन संस्कृति से संबंधित हैं। यह यूरोप की वह पहली संस्कृति मानी जाती है जो आधुनिक होमो सेपियंस से जुड़ी थी। होलफेल्स गुफा से अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जैसे जानवरों की मूर्तियां और हड्डी की बांसुरियां, जो यह दर्शाती हैं कि इन प्रारंभिक शिकारी एकत्रित समुदायों में अत्यंत समृद्ध प्रतीकात्मक जीवन मौजूद था। शोधकर्ता वीनस को इस रूप में देखते हैं कि यह प्रमाण है कि प्रारंभिक मानवों ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की परंपरा को बहुत जल्दी विकसित कर लिया था। स्त्री शरीर की विशेषताओं पर इतना बल देने को अक्सर प्रजनन संबंधी अनुष्ठानों या जीवन और पोषण की अवधारणाओं से जोड़ा जाता है, हालांकि इसकी निश्चित व्याख्या अब भी रहस्य ही है। इसके चारों ओर की परतों का रेडियो कार्बन डेटिंग यह सिद्ध करता है कि यह मूर्ति ऊपरी पुरापाषाण काल के आरंभिक चरण से संबंधित है। इसका निर्माण मैमथ दांत जैसी कठोर सामग्री से किया गया था, जिसे पत्थर के औजारों से अत्यंत सटीकता से तराशा गया। यह दर्शाता है कि इसके निर्माण में समय, धैर्य और विशेष उद्देश्य निहित था। यह मूर्ति केवल एक गहना या सजावटी वस्तु नहीं थी, बल्कि इसका सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व अवश्य रहा होगा। इसकी खोज ने यह धारणा बदल दी कि मानव आकृति को अमूर्त और प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना बहुत बाद में शुरू हुआ था। अब यह स्पष्ट है कि कल्पना, भावना और सौंदर्य बोध प्रारंभिक होमो सेपियंस में बहुत पहले से ही विकसित हो चुके थे। होलफेल्स की वीनस उस समय के लोगों की सोच, विश्वास और आत्मचिंतन की क्षमता का प्रमाण है, जो आज भी एक छोटे से हाथी दांत के टुकड़े में अमर हो चुकी है। नंबर 2, द मास्क ऑफ ला रोश कोतार, एक चट्टान जो सोचने वाले मन की झलक देती है। 1930 के दशक में फ्रांस की लुईरे नदी के किनारे स्थित ला रोश कोटार नामक गुफा से एक अजीब सी आकृति वाली चट्टान की खोज हुई थी। यह वस्तु अपने आप में कोई विशिष्ट कलाकृति जैसी नहीं लगती। यह केवल एक चूना पत्थर की प्लेट है जिसमें एक पत्थर का टुकड़ा फंसाया गया है, जिससे वह किसी चेहरे की तरह प्रतीत होती है। परंतु इसकी असाधारण बात यह है कि इसे लगभग 33,000 से 38,000 साल पहले निएंडरथल द्वारा बनाया गया माना जाता है। यदि यह सच है तो यह अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन प्रतिनिधित्वात्मक वस्तुओं में से एक होगी, और इससे यह संकेत मिलता है कि निएंडरथल, जिन्हें लंबे समय तक केवल कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाले आदिम मानव के रूप में देखा जाता था, वास्तव में प्रतीकात्मक सोच और रचनात्मकता की गहराई रखते थे। इस मास्क को बनाने की प्रक्रिया में एक सपाट चूना पत्थर को चुना गया और उसमें जानबूझकर एक फ्लिंट का टुकड़ा फंसाया गया, जिससे यह नाक जैसी आकृति बनाता है। चारों ओर खरोंच और तराशने के निशान हैं,
जो यह संकेत करते हैं कि इसे आकार देने के लिए इंसानी हस्तक्षेप हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें आंखें भी दर्शाई गई हैं। यद्यपि यह पूरी तरह से अमूर्त है और आज के कलात्मक मानकों से यह बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु इसके भीतर छुपा हुआ प्रतीकात्मक भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1970 और 2000 के दशक में इस खोज को और ध्यान से पुनः विश्लेषित किया गया और रेडियो कार्बन डेटिंग तथा स्थलाकृतिक विश्लेषण से यह पुष्टि हुई कि यह वस्तु वास्तव में निएंडरथल के आवास क्षेत्र से संबंधित है। यदि यह व्याख्या सही है तो यह दर्शाता है कि प्रतीकात्मकता केवल होमो सेपियंस की विशिष्ट विशेषता नहीं थी। यह मास्क इस विचार को चुनौती देता है कि निएंडरथल कला और अमूर्त सोच में असमर्थ थे। यह बताता है कि उनके पास भी एक जटिल आंतरिक संसार, कल्पना और शायद एक तरह की आत्मचेतना थी जिसे वे प्रतीकों और रूपों में व्यक्त करते थे। यह वस्तु अब फ्रांस के संग्रहालयों में रखी गई है और आधुनिक शोधकर्ता इसे उस सीमा की खोज के रूप में देखते हैं जहां कला और प्रकृति आपस में मिलते हैं और यह प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य कब और कैसे प्रतीक गढ़ने लगा। इस मास्क की साधारण बनावट के बावजूद इसका महत्व इस विचार में छुपा है कि किसी चट्टान में चेहरा देखने की इच्छा या प्रवृत्ति वह झलक है जहां चेतना, पहचान और दृश्य प्रतीकों की शुरुआत हुई। यह हमें न केवल निएंडरथल की रचनात्मकता बल्कि हमारे स्वयं के पूर्वजों की सोच की जड़ों को भी समझने में मदद करता है। नंबर 1, कैन वंश का पत्थर कवच, मृत्यु के बाद की सुरक्षा का रहस्यमयी कवच। वो समय था जब चीन की धरती पर एक ऐसा राजवंश राज कर रहा था जिसकी सत्ता न केवल जमीन पर बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया तक फैली हुई मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं ककिन वंश की, जिसने न सिर्फ चीन को एकजुट किया बल्कि पीछे छोड़ा रहस्य, शक्ति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ इतिहास। 2012 में चीन के शानक्सी प्रांत में जमीन के नीचे दबी एक खोज ने इतिहास को चौंका दिया। यह कोई टेराकोटा सैनिक नहीं था, न ही कोई सुनहरी वस्तु, बल्कि एक ऐसा कवच था जो पत्थरों से बना हुआ था। हाँ, पत्थरों से, लोहे या कांसे से नहीं। उस कवच के छोटे छोटे पत्थर जो पूरी तरह मानव आकृति के अनुरूप एक दूसरे में फिट थे, इतनी बारीकी से जोड़े गए थे कि लगता था मानो उन्हें किसी मशीन से तराशा गया हो। इन्हें पतले तांबे के तारों से बांधा गया था जो आज भी अपनी जगह मजबूती से जड़े हुए थे। अब सवाल उठता है, युद्ध में इस तरह का पत्थर कवच क्यों पहनाया जाएगा? इसका वजन अधिक होता, लचीलापन नहीं होता और सैनिकों के लिए व्यावहारिक नहीं होता। और यहीं से रहस्य शुरू होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कवच किसी जीवित योद्धा के लिए नहीं बल्कि किसी मृत सम्राट की आत्मा के लिए बनाया गया था। एक ऐसा कवच जो उसे मृत्यु के बाद की दुनिया में भी सुरक्षित रखे। यह अवधारणा प्राचीन चीन की सोच में गहराई तक समाई हुई थी कि जीवन के बाद भी आत्मा को वैसा ही वैभव और संरक्षण मिलना चाहिए जैसा उसे जीवित रहते मिला। टेराकोटा आर्मी इसी सोच का हिस्सा थी और अब यह पत्थर का कवच उसका और भी निजी रूप। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कवच स्वयं पहले काहिन सम्राट काहिन शी हुआंग के लिए बनाया गया था, वही सम्राट जिसकी सेना को आज हम टेराकोटा आर्मी के रूप में जानते हैं। और संभव है कि उस सम्राट के मकबरे में इस तरह के और भी कवच गहराई में छिपे हों। यह कवच एक प्रतीक था शक्ति का, अनंतता का और यह विश्वास का कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक और साम्राज्य की शुरुआत है। जैसे जैसे वैज्ञानिक इसकी संरचना की परतें खोलते गए वैसे वैसे उन्हें यह स्पष्ट होता गया कि यह सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन का अंश है, एक सभ्यता की वो कल्पना जो आत्मा की रक्षा के लिए भी पत्थर को ढाल बना देती थी। और इस कवच के साथ दफन रहस्य आज भी उसी जमीन में गहराई से दबी है, जैसे कोई चेतावनी कि जो भी इसे छेड़ेगा वह केवल इतिहास नहीं आत्मा के साम्राज्य को भी जगा देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जमीन के नीचे छिपे ये रहस्य हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाते बल्कि इंसानी सोच, कल्पना और चेतना की जड़ों तक पहुंचाते हैं। कभी एक पत्थर में चेहरा तो कभी बर्फ में जमी मूरत। हर खोज एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम ही पहले थे या कोई और? क्या इंसान की सोच उतनी नई है जितना हम मानते हैं
या फिर सदियों पहले भी कोई था जो खुद को खोज रहा था, बिल्कुल हमारी तरह? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा अजीब या रहस्यमयी लगी। हम फिर मिलेंगे अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।